हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। भारतीय संविधान की हम आज की क्लास में पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता जो है वो हमारे संविधान के भाग 2 में वर्णित है और इसका जो अनुच्छेद है वो 5 से लेकर के 11 तक है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में सिर्फ एकल नागरिकता ही प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा जो है 5 आधार दिए गए जिनके आधार पे कोई व्यक्ति जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पहला है जन्म से। यदि कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद जिसका जन्म हुआ हो भारत में, वो जन्म से ही भारत का नागरिक होगा। हाँ, कुछ इसके अपवाद हैं, जो राजनयिकों और विदेशियों के बच्चे। दूसरा है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के पश्चात हुआ है और उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो तो वह व्यक्ति, वह बच्चा जो है उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता देने का जो प्रावधान है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। देशीयकरण के द्वारा नागरिकता। कोई भी व्यक्ति यदि वह भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। इसके आधार पे जो है पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पहले से भारत में निवास कर रहा हो तभी उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक या फिर जो भारत सरकार की नौकरी करते हो वो भी इसके द्वारा पंजीकरण के द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। वो स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में भारतीयों से विवाह करने वाली हैं वो भी पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकती हैं। ऐसे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो वो भी पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कि भूमि विस्तार द्वारा यदि कोई भी नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो उस नए क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 क्या है? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का ही संशोधन किया गया था। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा भारत में जन्मे उस व्यक्ति को नागरिकता तभी प्राप्त होगी यदि उसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। पंजीकरण के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसे भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा और देशीकरण के द्वारा यदि नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं व्यक्ति तो उसे कम से कम 10 वर्षों तक जो है भारत में निवास करना होगा। अब देखते हैं कि भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होता है। तो यदि कोई व्यक्ति, इसके 3 आधार हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता का परित्याग करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक होने के बावजूद किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर यदि भारत सरकार चाहे तो वो किसी भी व्यक्ति से भारत की नागरिकता छीन सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब हम मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। मौलिक अधिकार जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में उल्लेखित है और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से शुरू करके अनुच्छेद 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार में अगर हम अनुच्छेद के बारे में जानते हैं तो अनुच्छेद 12 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 12 में जो है राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा दी गई है तो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 में क्या है? तो अनुच्छेद 13 में ऐसे किसी भी कानून की
अनुमति नहीं है जो भाग 3 का उल्लंघन करती हो। यानी राज्य सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता जो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीनती हो या फिर उन्हें न्यून करती हो। तो ऐसे कानून बनाने की अनुमति नहीं है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 13 के अनुसार। अनुच्छेद 13 जो है, अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक बनाता है और ये भाग 3 में वर्णित जितने भी अधिकार है मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो अनुच्छेद 13 में 3 चीजें हो गई कि राज्य सरकार या फिर संसद को ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो। न्यायपालिका को फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक बनाता है और भाग 3 में वर्णित जितने भी अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है अनुच्छेद 13 के तहत। फंडामेंटल राइट्स जो है इनमें संशोधन किया जा सकता है और आपातकाल के समय यदि आपातकाल की स्थिति हो राज्य में तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है फंडामेंटल राइट्स को स्थगित किया जा सकता है। हाँ, फंडामेंटल राइट्स 20 और 21, 20 और 21 के अलावा सारे फंडामेंटल राइट्स को आपात के समय अनुच्छेद 352 के तहत स्थगित किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स जो है ये असीमित है और वाद योग्य हैं। यदि फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा के लिए व्यक्ति जो है उच्च उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत जो है अपील कर सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उस समय मूलतः 7 फंडामेंटल राइट्स थे जिसे कि 44th संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो कि अनुच्छेद 31 और 19(1)(f) था उसे भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अब जो संपत्ति का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो कानूनी अधिकार बनाया गया है। किसके तहत? तो 44वां संशोधन हुआ था उसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। अब देखते हैं कि इतिहास में जो है 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था, उस समय भी उस अधिवेशन में भी मूल अधिकारों की मांग की गई थी और जो मूल अधिकारों का प्रारूप है उसको तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। मूल अधिकारों के प्रारूप को तैयार किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब पढ़ते हैं समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में जो है कि समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 में दिया है विधि के समक्ष समानता, यानी कि राज्य जो है वो जितने भी व्यक्ति हैं उन सब के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू भी करेगा। कहाँ से लिया गया है ये? ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो किसी भी व्यक्ति के धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या फिर धर्म अलग है तो उसके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। अनुच्छेद 15 के अपवाद क्या है? तो अनुच्छेद 15 के 3 में दिया गया है, 15 के 3 में दिया गया है कि राज्य जो है वो स्त्रियों व बालकों के लिए विशेष उपबंध बना सकता है, क्योंकि स्त्री और बालक जो है उनकी उन्नति के लिए एक विशेष उपबंध बनाया जा सकता है राज्य के द्वारा। और अनुच्छेद 15(4) में दिया गया है कि एसटी, एससी और जो बैकवर्ड क्लास है उनकी उन्नति
को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान बनाया जा सकता है। अच्छा, इसको ऐड कब किया गया था? इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में जोड़ा गया था। तो पहला जो संशोधन हुआ था 1951 में, जिसमें कि 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, उसी समय मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजनवाद में ये जोड़ा गया था कि एससी, एसटी और बीसी के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाया जा सकता है, यानी कि कोई विशेष नियम बनाया जा सकता है इसमें अनुच्छेद 15(4) के तहत। अनुच्छेद 15(5) में क्या है? तो इसे भी जो 93rd संशोधन हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था 2006 में। 93rd संशोधन के द्वारा जो है कि शिक्षा संस्थानों में ओबीसी, एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। चूंकि ये जितने भी कास्ट है इनकी उन्नति के लिए इनको समान अवसर देने के लिए जो है ये संशोधन किया गया था, और 2006 में 93rd में जोड़ा गया था 15(5), जिसमें कि शिक्षा संस्थानों में ओबीसी, एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण किया गया था। अनुच्छेद 15(6) में दिया गया है कि 103वां संशोधन हुआ था 2019 में। तो इसमें क्या हुआ है कि 10% सीट जो है वो आरक्षित कर दिया गया है ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो है कि 10% का जो आरक्षण दिया गया है, किसमें? 15(6) के तहत दिया गया है। 103वां संशोधन हुआ था उसके द्वारा। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो अनुच्छेद 16 में जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी पदों पर भर्तियों के विषय में सभी व्यक्तियों को एक समान अवसर की समानता दी जाएगी। और अब देखते हैं कि अनुच्छेद 16 के अपवाद कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद 16 के 3 में कहा गया है कि राज्य को यह अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र के निवासियों के लिए को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दे सकता है। अनुच्छेद 16 के 4 में लिखा गया है कि यदि पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है तो पिछड़े वर्गों के लिए जो है पदों का आरक्षण किया जा सकता है, यानी कि पदों के आरक्षण के लिए उपबंध किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 के 4 क को जो है 77 संशोधन के द्वारा 1995 में जोड़ा गया था। इसमें भी पिछड़े वर्ग यानी कि एससी और एसटी के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 1992 में इंदिरा सहनी मामले में आरक्षण की अधिकतम सीमा को जो है कि 50% से अधिक नहीं किया जा सकता है, यानी कि किसी भी जनजाति, किसी भी जाति के लिए यदि आरक्षण करना है तो उसकी सीमा जो है, जितनी भी सीटें हैं उसमें से 50% से अधिक नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये सीमा जो है असाधारण परिस्थितियों में ही 50% से अधिक आरक्षण दिया जाएगा। अब अनुच्छेद 16 के 5 में है कि धर्म आधारित भेदभाव। अनुच्छेद 16 का 5 जो है वो राज्य को धर्म आधारित भेदभाव करने की अनुमति देता है, यानी कि अगर किसी धार्मिक संस्थान में किसी पद पर नियुक्ति होनी है तो वो उसी धर्म के व्यक्ति को वह पद दिया जाएगा, ताकि जो धार्मिक संस्थान है वो अपने धर्म के अनुसार जो है काम कर सके। तो अनुच्छेद 16 के 5 में कहा गया है कि राज्य को धर्म आधारित भेदभाव करने का अधिकार है। अनुच्छेद 16 के 6 में कहा गया है कि इससे जो है 81वां जो संशोधन हुआ था 2000 उसके द्वारा जोड़ा गया है। इसमें जो है ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति इसका पालन करते हुए पकड़ा जाए तो उसे दंड दिया जा सकता है।
अनुच्छेद 18 के तहत जो है उपाधियों का अंत कर दिया गया है। भारत सरकार का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति के अनुमति के बिना जो है किसी दूसरे देश के द्वारा दिए गए उपाधि को स्वीकार नहीं कर सकता है। अच्छा, भारत सरकार जो भारत रत्न, पद्म विभूषण विभूषण, पद्म श्री, परमवीर चक्र, ये सारे सम्मान जो देती है वो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। अब स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जानते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से शुरू करके अनुच्छेद 22 तक दिया गया है। पहले जो है मूलतः मूल संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 7 स्वतंत्रता के अधिकार थे, लेकिन 44वां संशोधन के द्वारा जो है अनुच्छेद 19(1)(f) को, जो कि संपत्ति का अधिकार है, उसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब जो है संविधान में केवल 6 अधिकार ही स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 19(1) के ए में देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा अधिकार है। बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, सूचना की स्वतंत्रता, एकांतता की स्वतंत्रता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा लाइव प्रसारण जो होता है उसे देखने की स्वतंत्रता, और अपने मकान पे या दुकान पे या फिर इंस्टीट्यूशंस में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, राजनीतिक दल या किसी संगठन द्वारा बंद के विरुद्ध अधिकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के साथ जो है वो अनुच्छेद 19(1) के ए में दिया गया है। अब देखिए, उसके बाद जो है अनुच्छेद 19(1) का बी, इसमें जो है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता का प्रावधान है कि भाई आप शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सभा कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(1) के सी में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) के डी में है आवागमन की स्वतंत्रता। भारत में आप पूरे भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी आना जाना कर सकते हैं अनुच्छेद 19(1) डी के तहत। अनुच्छेद 19(1) ई क्या कहता है, ये कहता है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में, अब तो जम्मू एंड कश्मीर को भी हम शामिल कर सकते हैं, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं और वहाँ पे बसने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19(1) ई के तहत। अनुच्छेद 19(1) जी क्या कहता है, इसमें जो है आप किसी भी तरीके का व्यापार कर सकते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्रग्स बेचने निकल जाएं, किसी भी कोई भी व्यापार कर सकते हैं, तो वही व्यापार कर सकते हैं जो कि लीगल हो, अन्यथा आप तो फिर जेल जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भरत कुमार अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि राजनीतिक दलों द्वारा बंद का आयोजन करना असंवैधानिक और अवैध है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि ये जो मामले होते हैं, केसेस जो होते हैं, इनके बारे में पूछा गया है कि कौन सा केस किससे संबंधित है, कौन से स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो इससे ये जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भरत कुमार अन्य मामला है, ये पूछा जा सकता है कि इसके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था इसमें कि जो राजनीतिक दल है, जो कि अनुच्छेद 19(1) के ए में दिया गया है कि कोई भी राजनीतिक दल या किसी संगठन द्वारा बंद के विरुद्ध अधिकार का जो स्वतंत्रता है वो दिया गया है, और यहाँ इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस स्वतंत्रता को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 19(2) क्या कहता है। अनुच्छेद 19(2) कहता है कि जो बोलने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19(1) के ए में, इसके अनुसार जो है कि आप बोल तो सकते हैं, लेकिन आप वैसा कुछ नहीं बोल सकते कि सामने वाले का जो शिष्टाचार के हित में ना हो, या फिर किसी की मानहानि हो उसमें, या फिर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो जाए, या फिर किसी को आप अपराध करने के लिए उकसा सकते हैं। ऐसा सब कुछ नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं है कि बोलने की स्वतंत्रता है तो आप निकल जाइए घर से बाहर और गाली वाली देना शुरू करिए, तो भाई फिर तो आप गए।
राज्य की सुरक्षा के हित में होना चाहिए। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो ऐसा कुछ ना बोले कि जिससे कि राज्य की सुरक्षा पे बात आ जाए। उसके बाद विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में होना चाहिए। तो भाई मैंने तो सिर्फ एक चीज देखी है, यहाँ पे बिहार में जनरली ये होता है कि लोग इतना बोल जाते हैं, इतना बोल जाते हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने ये वाली तो पढ़ ली कि बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन क्या बोलने की स्वतंत्रता है ये पढ़ना ही भूल गए हैं। मतलब जो इसमें दिया गया है उसके बारे में उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। खैर जाने दीजिए। उसके बाद देखते देखते हम कि विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, लोक व्यवस्था शिष्टाचार के हित में, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उकसाने का मामला या फिर भारत की प्रभुता एवं अखंडता। अगर इन सब चीजों की बात आती है तो आपकी जो बोलने की स्वतंत्रता है उसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 जो है, अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आरक्षण, यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और उसका अपराध सिद्ध हो चुका है तो उसे कुछ अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से अधिकार हैं? अनुच्छेद 20 के 1 में कहा गया है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत, उसी कानून के तहत जो है उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी, न तो बाद में बनने वाले कानून के तहत और ना ही पहले बने हुए कानून के तहत जो है उसे सजा मिलेगी। अनुच्छेद 20 के 2 में कहा गया है एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी। अनुच्छेद 20 के 3 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो कौन कौन से अधिकार मिले हैं कि यदि किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे उस समय बने कानून के तहत ही सजा दी जाएगी। दूसरा, एक अपराध के लिए एक बार ही सजा, सिर्फ एक बार ही सजा दी जाएगी। तीसरा, उस व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध जो है न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। मैंने बोला था ना कि आपातकाल के समय में भी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन्हें स्थगित किया जा सकता है, इन दोनों के अलावा। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया। अब इसमें क्या क्या आता है देखते हैं। निजता का अधिकार, विदेश में भ्रमण करने का अधिकार, मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार। अब जिनकी गर्लफ्रेंड का नाम गरिमा है वो ये ना सोचे कि भाई अपनी अपनी गर्लफ्रेंड जिनका नाम गरिमा है उनके साथ जीने का अधिकार है। पिटाई खाओगे सारे। गरिमा मतलब यहाँ पे रिस्पेक्ट। ऐसा ना हो कि ये पढ़ने के बाद भाग जाओ अपनी अपनी गरिमा गर्लफ्रेंड के साथ रहने। जीविकोपार्जन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के उपभोग का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, शीघ्र परीक्षण का अधिकार, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार, हथकड़ी लगाए जाने के विरुद्ध अधिकार, आश्रम का अधिकार, सार्वजनिक रूप से फांसी के विरुद्ध अधिकार। ये सारी चीजें जो हैं वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आती हैं। अनुच्छेद 21 के क में क्या जोड़ा गया है? इसे जो है 86 संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें जोड़ा गया था कि 6 से लेके 14 आयु के जो भी बच्चे हैं 14 वर्ष के, उन्हें जो है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा राज्य के द्वारा या फिर जिस भी क्षेत्र के वो निवासी हैं उसमें सरकार के द्वारा। तो अनुच्छेद 21 क में क्या कहता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है तो इसको याद रखेंगे। अनुच्छेद 21 के क में कहा गया है कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। और इसे कब जोड़ा गया था? तो
86 संशोधन हुआ था 2002 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। देखते हैं, दो प्रकार की गिरफ्तारियां हो सकती हैं इस अनुच्छेद के तहत। जो अनुच्छेद 22 के तहत जो है, दो प्रकार की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पहला है सामान्य ढंग विधि के अधीन। अब इसमें देखेंगे कि अनुच्छेद 22 का खंड 1 और 2 जो है, उसमें सामान्य ढंग विधि के अधीन गिरफ्तार हुए व्यक्तियों के पास निम्न अधिकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो गिरफ्तार हुए व्यक्ति को निम्न अधिकार दिए गए हैं। तो गिरफ्तारी के कारण को बताना, जैसे अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे बताया जाना चाहिए कि किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे उसे गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, उस व्यक्ति के पास यह अधिकार होगा कि वह अपनी पसंद के वकील से परामर्श करे और बचाव का अधिकार उसके पास होगा। तीसरा, गिरफ्तारी के 14 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जाने का अधिकार होगा। चौथा, 24 घंटे से अधिक अगर हो गया है तो मजिस्ट्रेट के आदेश का बिना निरोध से उसे स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो 4 प्रकार के अधिकार होते हैं अगर किसी व्यक्ति को सामान्य ढंग विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया है। कौन कौन से? गिरफ्तारी का कारण बताना होगा उसे कि भाई आपको किस ग्राउंड पे गिरफ्तार किया गया है, और उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार होगा। और क्या है कि उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार होगा। और 24 घंटे से अधिक अगर वो रह गया तो मजिस्ट्रेट के आदेश का बिना निरोध से उसे स्वतंत्र कर दिया जाएगा। अब दूसरा है निवारक निरोध। इस प्रकार के अधिकार में, इसमें क्या होता है, इस गिरफ्तारी में व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है ताकि उसे अपराध करने से रोका जा सके, यानी कि अपराध करने से पूर्व ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा जनरली इसलिए होता है कि जब भी देश की सुरक्षा की बात हो या फिर लोक व्यवस्था की बात हो, उस स्थिति में जो है निवारक निरोध कानून का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है 3 महीने तक जो है, इस प्रकार के निवारक निरोध कानून में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 3 महीने तक ही जो है कि उसे अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है, यानी 3 महीने से अधिक समय तक उसे गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता है। दूसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को निरोध के आधार की सूचना देनी होगी कि आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। और अगर ऐसी कोई स्थिति है कि उसे बताया नहीं जा सकता कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, तो उसे नहीं बताया जाता है। तीसरा, निरुद्ध व्यक्ति को जल्द निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए अवसर दिया जाता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जल्द से जल्द जो है अभ्यावेदन, जो निवारक निरोध के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए अवसर दिया जाता है।